डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास +2 का जो हमारा लेक्चर चल रहा है। 2 लेक्चर हमने लगा लिए हैं, 3rd लेक्चर है आज हमारा। तो मैं लिख देता हूँ लेक्चर 3rd, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के नेक्स्ट। जो हमने कल लास्ट जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो 4 अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा अकाउंट था वो था रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम इस अकाउंट को बनाने का प्रोसीजर जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो पहला अकाउंट तो था हमारा जो मेन, वो था रियलाइजेशन अकाउंट। जब ये अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले आपको पता है लेजर के लिए क्या करते हैं हम टी शेप बनाते हैं। उसके बाद एक जो साइड है ये है डेबिट साइड और ये वाली है हमारी कौन सी, क्रेडिट साइड। ठीक है। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने ले लिया है। ये अकाउंट बिल्कुल रीवैल्यूएशन जैसा ही है, उसके जैसा नेचर है, बट सेम नहीं है। ध्यान रखना ये सेम नहीं है। ये क्या बनाया गया अकाउंट, सिर्फ वसूली के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया वसूली खाता। ठीक है। वसूली खाता मतलब हमारी एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज़ का भुगतान करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, जिसे कहेंगे वसूली खाता, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम करेंगे ये अकाउंट कैसे बनता है और यही हमारा मेन अकाउंट रहेगा। याद रखना जो आपके +2 हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि वसूली खाता क्या होता है, कैसे बनता है, इसका जो प्रोसेस है थ्योरी में पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो भी आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही पूछा जाता है, क्योंकि 4 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट रहता है। बट अगर सीबीएसई की बात करें तो वहाँ भाई क्वेश्चन बड़ा कंप्लीट भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ये अकाउंट कैसे बनता है। इसके लिए मैंने क्या किया, कुछ स्टेप्स बना दिए। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ स्टेप्स बना दिए हैं ताकि आपको ये याद हो जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा जो अकाउंट है, वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट है, वो प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए समय खराब ना करते हुए फटाफट चलते हैं स्टेप नंबर 1 पर। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट की सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो आपको बता देता हूँ मैं क्या। देखो डेबिट साइड में हमको पता है 2 का यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड में किसका करते हैं, बाय का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। हाँ जी, इसका नाम है क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि हमने क्या करना है, सभी एसेट्स के अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। यानी कि अब हमारी सारी एसेट्स बेचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी शॉप है और शॉप के ऊपर हम अपना सामान बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी शॉप पर जो दुकान है उन्हें लगाना होगा, सजाना होगा, उन्हें पब्लिश करना होगा ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को क्लोज कर देते हैं, सभी अकाउंट्स बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जीरो करते हैं। हमारी समझ लेते हैं कि एसेट बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। उसके लिए हम जब जर्नल करेंगे तब देखो क्या होएगा, हमारी एंट्री होएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सारी एसेट्स क्लोज कर रहा हूं मैं, टू सन्ड्री एसेट्स। कोई भी एसेट्स हो वो यहाँ पे आप दिखा देंगे सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सन्ड्री एसेट का मतलब क्या हो सकता है हमारी भाई, हाँ जी, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, डेब्टर्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे अकाउंट्स हैं और हम इनको क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री यही होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब देखो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, हमारी एसेट जितनी भी हों सबका डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें क्रेडिट कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो हमने पहली एंट्री यही करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है एक्सेप्ट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने यहाँ पर नहीं दिखानी है। हम रियलाइजेशन में जो एसेट लेके आएंगे यहाँ लिख देंगे 2 प्लांट है जैसे, ठीक है, और 2 मशीनरी है। इस प्रकार हम सारी मशीनरी जो है, जो भी आपका फर्नीचर वगैरह है, ठीक है, कोई भी एसेट्स हैं आपकी सारी अकाउंट्स क्या कर देते हैं आप डिस्क अपने ख़त्म करने, क्लोज करने हैं तो आपको यहाँ दिखाते रहेंगे। गुडविल है, ठीक है, सारी एसेट जितनी भी हैं उनके अमाउंट जितने भी बुक्स में दे रखे हैं सारे के सारे यहाँ डेबिट में दिखा दो और अपनी एसेट्स क्लोज हो जाएंगी। बट कुछ एसेट्स को छोड़कर जिन्हें आप क्लोज नहीं करना है, जैसे कैश, बैंक, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट,
एक्सपेंडिचर्स और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कहाँ होती हैं, बैलेंस शीट की एसेट्स में पड़ी होती हैं। बट ये यहाँ क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि इनसे कैश वसूल नहीं होता, ये तो कैश ही है। इनका दोनों का तो हम क्या बनाते हैं, एक अलग से अकाउंट तैयार करते हैं, इसीलिए इनको भी कहाँ दिखाना, वसूली खाते में नहीं दिखाना है। बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, ये क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खर्चे पहले हो चुके हैं, ये तो खर्चे हैं भाई, खर्चों को बेच के थोड़ा आपको कुछ मिलेगा, ये तो आपका खर्च हो ही चुका है, अब इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए इनको बैलेंस ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाती हैं। और हमारा कोई लॉस, याद रखना पुराने लॉस अगर हमने कहाँ रखे हुए हैं, बैलेंस शीट में रखे हुए हैं, तो ये पार्टनर्स में बांटे जाएंगे, ये वसूली खाते में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में इनको भी लेके नहीं जाना है। तो याद रखना ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी, बाकी सारी डेबिट साइड में आप दिखा दोगे। क्लियर हुआ आपको? तो एसेट साइड की सारे पोर्शन हमने यहाँ दिखा देना है, इन सबको छोड़ करके। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, ये वो हमारा स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे हमारा स्टेप नंबर 2। क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 में हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ दे रखी होती हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, अब हम क्या करेंगे, उनको भी क्लॉज करेंगे। बट ध्यान रखना सभी लाइबिलिटीज़ क्लॉज नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। बाकी पहले बात करते हैं एंट्री की। जब हमारी सारी लाइबिलिटीज़ क्लॉज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, अब लाइबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, जैसे क्रेडिटर जिनका हमने भुगतान करना है, ध्यान रखना जिनका हमने पेमेंट करनी है केवल वही रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। देखो कैसे, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, और आपका जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, अगर इसके अगेंस्ट कोई क्या पड़ा है, क्लेम पड़ा है, ध्यान रखना अगर इसके अगेंस्ट क्या पड़ा है, कोई क्लेम पड़ा है तो यहाँ आएगा। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इसके अगेंस्ट कोई क्या पड़ा है, क्लेम पड़ा है तो यहाँ आएगा। याद रखना हर रिजर्व जिनके अगेंस्ट क्लेम पड़ा है सभी को क्लोज करना है, बस जो आपके एक्स्ट्रा बच गए वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। याद है आपको, सारे रिजर्व पार्टनर्स में बांटे जाते हैं, बट जो क्लेम है वो आपको यहाँ दिखाना होगा ताकि हम उसकी पेमेंट कर सकें। याद रखना हमने लायबिलिटी वही लिखनी है जिनकी हमने पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, बीपी की, प्रोविज़न की, तो जिनकी प्रोविज़न की तो पेमेंट होती ही नहीं, तो सीधे बस दिखाने हैं, क्लोज तो करना ही है इसको। ये क्लेम के भी अमाउंट क्लोज करेंगे, जितना पेमेंट करना पड़े ठीक, ना करना पड़े कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा हमें। ठीक है, इस प्रकार ये सारे आ जाएंगे आपका क्लेम में आ जाएंगे। इन सब का आपने क्या करना है, लायबिलिटीज़ हैं, पेमेंट करनी है, तो यहाँ बताता हूँ मैं कैसे आएगा, बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय याद रखना अदर पार्टी लोन, अदर लोन, कोई लोन है अदर हमारा उसका पेमेंट करना है तो वो भी यहीं आएगा आपका। तो मैं लिख देता हूँ कोई लोन वगैरह है तो उसकी पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं। एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ नहीं दिखानी है, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कैपिटल, कैपिटल भी लायबिलिटी में होता है, इनके हम क्या बनाते हैं, अलग से अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए इसे भी वसूली खाते में लेके नहीं जाना है। ठीक है, और रिजर्व, जिन भी रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं पड़ा है, जैसे जर्नल रिजर्व वगैरह है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्यों इन्हें हम कहाँ करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पुरानी चीज़, पुराने रिजर्व, पुराने प्रॉफिट, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इनको भी आपने वसूली खाते में लेके नहीं जाना है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका सारा। और एक और पार्टनर के लोन, पार्टनर्स लोन, हाँ भाई पार्टनर्स का लोन भी नहीं दिखाना, क्योंकि इसके लिए भी क्या बनता है, अलग से एक अकाउंट आप बनाते हो, तो पार्टनर के लोन का भी अकाउंट बनेगा, इसको भी आपने वसूली खाते में लेके नहीं जाना है। तो रिलेशन अकाउंट में सारी एसेट्स आ गई, सारी लायबिलिटी आ गई, हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्री जरूर याद कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जर्नल एंट्रियाँ भी पूछी जा सकती हैं। याद रखना 4 मार्क्स का जो आपका हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उसमें लास्ट टाइम जो पेपर रहे हैं उनमें जर्नल एंट्रियाँ भी पूछी गई हैं, और उन एंट्रियों के आपको बहुत आसानी से इजीली आप 4 मार्क्स कैरी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3,
आपको मैं स्टेप नंबर 3 और 4 जोड़ देता हूँ। बुक में 3 और 4 स्टेप दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, बट ये इतना ईजी है कि आप इन दोनों को 2 स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक में भी कर सकते हो। क्या है ये? हाँ जी, सेल ऑफ एसेट्स और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, ये स्टेप है हमारा। देखो स्टेप नंबर 3 होता है एसेट्स को बेचना और चौथा होता है हमारा लायबिलिटी का पेमेंट करना। तो ये दोनों स्टेप आप दोनों इकट्ठे समझो ये क्या होते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। देखो ये रही हमारी एसेट्स जो हमने अपनी शॉप पर लगा दी हैं। अब हम इनको सेल करना चाहते हैं। पहले हमने इनके अकाउंट क्लोज कर दिए, इनकी वैल्यू 0 कर दी है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू 0 कर दी है। अब इनके अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को बेचेंगे। एसेट को जब बेचा जाता है तब हमें क्या होगा, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट में इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, बट जरूरी नहीं है हर बार हमारा पैसा बैंक में ही आए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी एसेट्स हैं वो क्या ले ली जाती हैं, पार्टनर्स के द्वारा ले ली जाती हैं। तो एक बात याद रखना, चाहे आप एसेट्स को बेचें चाहे लायबिलिटी का भुगतान करें, इनके 2 तरीके होते हैं। या तो इनको क्या करते हैं आप, बैंक से भुगतान होता है या बैंक से हमें पेमेंट रिसीव होती है, या पार्टनर खुद इसकी पेमेंट कर देते हैं, या पार्टनर्स एसेट्स को ले लेते हैं। तो पार्टनर से भी और बैंक से भी 2 तरह से इसकी डीलिंग हो सकती है। अब मैं दोनों की अलग अलग एंट्री आपको करूंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अकाउंट में इसको कैसे प्लेस किया जाता है। वसूली खाते में जब एसेट्स को बेचा जाएगा तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मान लीजिए हमारा प्लांट है और मशीन है, बिक गई है, तो प्लांट से जो मिला वो दिखा दो, मशीन से जो मिला वो दिखा दो, टोटल करके आप इसे यहाँ पे अंदर दिखा सकते हैं। तो बैंक में दिखाएंगे हम जो भी हमारी एसेट बिकती हैं, क्योंकि एसेट्स जो भी बिकेगी, मान लो हमारी एसेट क्या थी, प्लांट था 10,000 रुपये का था, ठीक है, और वो बिकता कितने में है, 5,000 में बिक गया तो 5,000 रुपये, 8,000 में बिक गया तो 8,000 रुपये, जितने बिकता है वो आप इस तरह से यहाँ पर दिखाते जाएंगे। 10,000 की चीज़ 8,000 में बिक गई, 2,000 का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। देखो 10 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो डेबिट साइड में क्या आते हैं, सारे लॉस ही आते हैं, तो 2,000 रुपये का लॉस ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर हुआ आपको चीज़? तो सारी एसेट्स को बेचने के लिए हम बैंक का यूज़ कर सकते हैं। तब एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप कहोगे कि इसमें एसेट का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि एसेट्स को हम क्या कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली पहले ही क्लोज कर चुके हैं। देखो सारी एसेट्स क्लोज हो चुकी हैं, वो वसूली खाते में डेबिट में आ चुकी हैं। अब उनको बेचोगे तो पैसा सीधा बैंक में आएगा और जाएंगे कहाँ से, रियलाइजेशन अकाउंट से चली जाएगी एसेट। तो एसेट गई, बैंक में पैसे आ गए। तो सभी एसेट जब भी बिकती हैं और बैंक से बिकती हैं तब एंट्री इस तरह से होगी। बट अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया, अगर कोई एसेट क्या ले गया, पार्टनर ले गया, तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। याद रखना, हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज कर लेंगे। मान लो हमारा फर्नीचर है और हमारा पार्टनर तो कौन थे, A B C हैं, ठीक है, और ये B है, इसको हमारा फर्नीचर पसंद आ गया और ये B फर्नीचर ले गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ बाय B कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय B कैपिटल अकाउंट और B की ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर कि B हमारा क्या ले गया, फर्नीचर ले गया। मान लो फर्नीचर था हमारा 10,000 रुपये का, नहीं सॉरी 15 कर लेते हैं, थोड़ा अलग ले लेते हैं अमाउंट। हम मान लेते हैं फर्नीचर 15,000 का था और बी ने वो फर्नीचर पसंद करके ले गया और उसने हमें सिर्फ 12,000 रुपये दिए, तो 12,000 रुपये बी के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिए जाएंगे, बी के कैपिटल अकाउंट से कट कर लेंगे हम। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी भी जर्नल, तो एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना, अगर कोई पार्टनर एसेट ले गया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर बैंक से भुगतान हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये 2 एंट्री होगी, मैंने आपको बताया था। तो पार्टनर ने अगर लिया तो इस तरह से और बैंक से गया तो इस तरह से। 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, वसूली खाते में जितनी भी एसेट थी बिकती हैं हमारी, थर्ड पार्टी लेके जा रहा है तो बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखकर हम उसकी एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़। अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी का अगर भुगतान करना पड़े तब किस तरह से होता है, हाँ जी इधर आ जाइए। तो लायबिलिटी का अगर भुगतान करेंगे तो आप कहाँ से करोगे, बैंक से करोगे, तो टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए क्रेडिटर है, वो भुगतान हमने किया, फर्म ने क्रेडिटर आ गया, बीपी का भुगतान हमने किया है तो हमने दिखा दिया। तो जो भी हमने भुगतान करेंगे वो सारा का सारा आप क्या दिखा दोगे, अपने वसूली खाते में दिखा दोगे। अब एंट्री क्या आएगी, जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है ना हमको, पेमेंट कर रहे हैं लॉस हो रहा है, टू बैंक अकाउंट।
पेमेंट कहाँ से होगी? बैंक अकाउंट से होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना भुगतान आप करोगे वसूली खाते से चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो क्रेडिटर की हो, पीपी की हो, कोई भी पेमेंट आप करते हो वसूली खाते में डेबिट में चली जाएंगी। अब बात करते हैं आगे, अगर किसी लायबिलिटी का भुगतान कोई पार्टनर कर लेता है, मान लो हमारा एक व्यक्ति है ए और ये मिसिस ए का लोन है, मिसिस ए का लोन है, ठीक है भाई। देखो मिसिस ए तो हमारा पार्टनर नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर ए कहता है कि अपनी वाइफ का लोन मैं खुद चुका दूंगा, तुम वो पैसे मुझे दे देना, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। हम एक काम करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में पैसे डाल देंगे, ब्रैकेट में लिख दो मिसिस ए लोन। तो मिसिस ए का लोन है, हमने वो पेमेंट करनी है, आप ए को कर दो तो ए के कैपिटल अकाउंट में डाल देना, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब एंट्री क्या होगी? इस बार एंट्री में क्या हुआ है? रियलाइजेशन क्रेडिट डेबिट हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। इस बार बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बैंक से भुगतान नहीं किया, हमने अकाउंट में डालने हैं किसके? ए के, तो लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख देना कि ए की वाइफ का लोन है और वो हमने किसको चुकता कर दिया है? हमारे ए कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। तो इस प्रकार वसूली खाते के हमारे जो 4 स्टेप्स हो गए हमारे। पहला स्टेप सारी एसेट्स को क्लोज कर दिया, दूसरा स्टेप सारी लायबिलिटी उसको क्लोज कर लिया, तीसरे स्टेप में सारी एसेट्स बेच दी और चौथे स्टेप में सारी लायबिलिटी का भुगतान कर दिया। अब हमारा आ गया स्टेप नंबर 5। टोटल 6 स्टेप्स हैं, बस इसके 2 हो रहे हैं आपके, बस ये और कर लीजिए इस लेक्चर में। बाकी इससे रिलेटेड जो सम वगैरह हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे, कुछ थोड़ी सी थ्योरी बाकी है वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5 वो है हमारा पेमेंट of realization expenses। वसूली व्यय का भुगतान करना। देखो अब आप इतना सारा काम कर रहे हो, आप सारी एसेट्स को बेच रहे हो, लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हो, फर्म को बंद करने जा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको क्या पड़ेगा? बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हम एक वर्कर भी रख सकते हैं या खुद भी पार्टनर मिलकर कर सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी रुपया खर्च हो सकता है। तो ऐसे में उनको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, वसूली व्यय। इसको क्या कहा जाएगा? वसूली के व्यय। अब वसूली करते हुए आपके खर्चे तो होंगे ना, तो वसूली व्यय हैं। अब नॉर्मल सी बात है, इनका भुगतान कैसे होता है? सबसे बड़ी बात यही है बस आपका, ये हमारा खर्चा है तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। खर्चे हमेशा डेबिट में आते हैं। टू पेमेंट कहाँ से होगी भाई? बैंक से होगी, तो लिख दो टू बैंक अकाउंट। सीधी सी बात है, यहाँ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कोई भी वसूली व्यय है आपने भुगतान कर दिए, 400 है, 500 है, 1000 है, जितने भी रुपए आपके लगते हैं वो आप सारे वसूली खाते के डेबिट साइड में डाल सकते हो। बट अगर खर्चे की पेमेंट आपने नहीं करी, किसी पार्टनर ने कर दी है, तो भाई हम पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। तो क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट करे तो सीधी सी बात है बैंक में जाएगा, और अगर हमने पेमेंट कहाँ से डाल दी है? कैपिटल अकाउंट से चार्ज करिए तो कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होगा स्टेप नंबर 5। अब लास्ट और फाइनल स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6, और ये तो नाम का स्टेप है। स्टेप तो क्या है? बहुत ही इजी है, आपने किया भी है पहले। क्या? मैचिंग प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए। हाँ जी, स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है? टोटल करना है भाई, टोटल। अरे टोटल करना भी कोई स्टेप है क्या? बस आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों साइड लेनी है। हाँ जी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप रफली टोटल करेंगे, डेबिट का अलग करेंगे, ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट साइड का अलग टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, ये प्लस में आ रही है, इससे प्लस में आ रही है, तो क्या होगा हमारा? लॉस। ध्यान रखना, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही क्या करेंगे? पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पार्टनर कौन है हमारे? ए, बी और सी। तीनों को जो भी रेशियो है उसमें इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो आप इक्वली प्रॉफिट को, लॉस को, दोनों को क्या कर सकते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला अकाउंट, वो है वसूली खाता यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। टोटल करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा है यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इनमें बैठ जाएगा पार्टनर्स में, और अगर लॉस ज़्यादा है तो भी पार्टनर्स में बैठेगा और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिया आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो। थैंक यू।